नए साल की शुरुआत होने वाली है वित्त वर्ष की। वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत होगी और इस समय बहुत सारे लोग अपने फंड का एलोकेशन करते हैं, निवेश के लिए नई नई स्ट्रेटजी बनाते हैं, नए टूल्स ढूंढते हैं कहाँ पैसे लगाएं। तो इन्वेस्टर के लिए एक सेफ रास्ता होता है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जा सकते हैं। आप डायरेक्ट इक्विटी में भी एलोकेशन करते हैं या डेट में करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इक्विटीज़ से ज़्यादा पैसा कहीं बनता नहीं है और इक्विटीज़ में भी आपको सेफ्टी चाहिए। तो फंड का एक रास्ता बहुत आसान होता है। मोटे तौर पे आप अपना पैसा किसी और को देते हैं मैनेज करने के लिए बहुत नॉमिनल फीस पे, लेकिन इतने सारे ऑप्शन हैं म्यूचुअल फंड्स के कि उसमें कहाँ पैसे लगाएं। आज हम इसी की बातचीत करने वाले हैं योर मनी में। मेरा नाम नीरज वाजपेयी है और मैं हमेशा आपके इस तरीके के शोज़ के ज़रिए कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट के टूल्स बताए जाएं। तो आज हम बातचीत करेंगे 3 और 3 6 फंड्स की कि नए वित्त वर्ष में आप पैसे यहाँ पे लगा सकते हैं और आपको एक बेहतर रिटर्न मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से आपका वेल्थ क्रिएशन भी होगा। तो 2 बड़े दिग्गज हमारे साथ हैं जिनसे हम ये फंड की जानकारी लेंगे कि कहाँ कहाँ निवेश किया जाए। फिरोज अजीज़ हैं, आप इनसे पहचानते ही होंगे, ये आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO हैं, और साथ ही पंकज मठपाल जी मेरे साथ स्टूडियो में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के। दोनों ही बड़े पुराने दिग्गज हैं फंड्स की दुनिया के, बहुत ही ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो उस जानकारी में से 3 यानी जो सबसे बढ़िया हो उस पर मुझे पैसे लगवाने हैं। तो हम ये करेंगे कि पहले एक एक लेंगे जो बड़े फंड में लगाएं, फिर एक थोड़ा सा मिड कैप वाला हो या फ्लेक्सी हो, एक छोटा वाला है थोड़ा सेफ्टी हो, जिस तरह से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें उस पर हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक एक कमेंट मार्केट पे। फिरोज जी, कैसा लग रहा है मार्केट आपको इस समय? नीरज जी नमस्कार, पंकज जी नमस्कार। मुझे मार्केट अच्छा लग रहा है, नॉट जस्ट फ्रॉम एक साल। ये फाइनेंशियल ईयर ऑफ कोर्स अच्छा रहा है। 26% 27% निफ्टी ने दिया है, ब्रॉडर मार्केट ने और 20%, स्मॉल कैप इंडेक्स ने निफ्टी से अच्छा दिया है, मिड कैप इंडेक्स ने भी करीबन करीबन उतना ही एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। क्या ये साल रिपीट होगा? मेरे हिसाब से शायद शायद नहीं, बट आई थिंक जो बुल रन है, जो इस बार की जो बुल रन है वो रिटेल ने प्रोपेल की है एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग रही है ब्रॉडर मार्केट में। स्मॉल कैप स्टॉकों में इस बार FII ने पैसा लगाया। अब अगला साल कैसा होगा इस पे निर्भर करता है कि जिसने यहां तक पहुंचाया उसके कितने कितने डीप पॉकेट्स हैं, कितने मजबूत हाथों ने हमें यहां तक पहुंचाया। अगर FII ने हमें यहां तक पहुंचाया स्मॉल कैप खरीद के, मतलब FII का बर्ताव इस बारी अलग है। वो इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है उसका वो अलग लेवल का है। 5 साल पहले FII सिर्फ बड़ी कंपनियों में पैसा लगाता था। अगर छोटी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसकी इंडिया की कन्विक्शन काफी हाई है। सो दैट्स वन इनपुट फॉर द नेक्स्ट ईयर। सेकंड, इलेक्शन ईयर है और FII को कंटिन्यूएंस ऑफ गवर्नमेंट से बड़ा प्रेम होता है। ये हमने पूरे 5 डिफरेंट जनरल इलेक्शन 99 से एनालाइज किया। उनको कांस्टेंट बड़ा पसंद है, कोई बदलाव उनको पसंद नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट की कंटिन्यूएंस होती है तो कैसा पैसा आएगा? लाख से 1.5 लाख करोड़ मेरे हिसाब से एक महीने में आने की क्षमता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। तीसरा, अब अगर बात करें हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, जिसके पास 19 से 20 हजार करोड़ महीने दर महीने SIP के माध्यम से आ रहा है, वो क्या कंटिन्यू होगा? क्यों कंटिन्यू होगा? मेरा ये मानना है क्योंकि इस बार जो रिटेल पार्टिसिपेट कर रहा है वो लालसा के आधार पे नहीं, बट एजुकेशन के आधार पे। तो ये 3 कॉम्बिनेशन से मेरे हिसाब से एक साल ऑफ कोर्स हमारा ये मानना है कि 13-14% की निफ्टी की परफॉर्मेंस आ सकती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। डेफिनेटली इसको आपको पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना है, इर्द गिर्द हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म अगले 4 साल तक 5 साल तक निफ्टी की 12-13% मीन रिटर्न्स के ज्यादा आने की अच्छी खासी उम्मीद है। दिल और दिमाग दोनों एक साथ काम करते हैं मार्केट में। अभी हमने देखा मिड कैप में बहुत पैसा बना, 60% का रिटर्न दिया साल में, निफ्टी वाले कम दे पाए। तो क्या कहता है, दिल किधर पैसे लगाना चाहिए? देखिए, अब जो पास्ट में हो गया उसको देख के आप बोलोगे कि जहां पर 60% आया, 70 आया, वहां पैसा लगाना चाहिए, तो आपका रिस्क बहुत बढ़ जाएगा और ऐसा होता भी नहीं है। देखिए, अगर एक रैली हुई है तो करेक्शन भी एक्सपेक्टेड रहता है। अगर आप बात करेंगे लॉन्ग टर्म की, मैं फिर कहूंगा कि वैल्यूएशन ठीक होंगी डेफिनेटली। और आप अगर 10-15-20 साल की बात कर रहे हैं तो स्मॉल कैप अगेन लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करेगा। बट इस वक्त पर क्या एंटर करना चाहिए स्मॉल कैप में या मिड कैप में, नहीं, वो एक क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने ये कहा है कि स्मॉल कैप में बहुत अच्छी रैली हुई है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो अब इन्वेस्ट करना नहीं है, करना है। बट राइट नाउ एक लमसम में ना करके आप अगर SIP के माध्यम से कर रहे हैं तो ठीक है, या थोड़ा रुकने के बाद करेंगे तो ठीक है। बट ये जो वक्त है
जैसे फिरोज ने भी कहा अभी कि मार्केट डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगा, ये उम्मीद हम बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा हमेशा देखते हैं जब भी एक अच्छी रैली होती है तो उसके बाद थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड होता है, और इक्विटी मार्केट का नेचर है कि उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है। लेकिन फिर भी लार्ज कैप की वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छी हैं, और जिस तरह की सिचुएशन है मुझे उम्मीद है कि आगे भी अच्छा पैसा बनेगा। तो शुरुआत में ही हो सकता है कि इस वक्त इन्वेस्ट करना है तो आप लार्ज कैप में ज़्यादा कीजिए, स्मॉल कैप मिड कैप में इस वक्त एंटर ना करें। लेकिन इक्विटी Safe मार्केट play की करना। बात करें तो मैं तो बिल्कुल यहाँ पे निश्चिंत हूँ कि अच्छा पैसा बनेगा, और शायद जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो दोहराई भी जा सकती है। सेफ प्ले करना है, ये तो एकदम मूल मंत्र है मार्केट का। कभी भी किसी भी मार्केट में आप तेजी का हो मंदी का हो, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने कहा फंड के थ्रू मार्केट में आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी और अच्छा रिटर्न मिलेगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट। बताइए फिरोज जी, टॉप पहला फंड आपका जो आप हमारे दर्शकों को सुझाना चाहते हैं कि वो इस साल के लिए निवेश करें। लार्ज कैप कैटेगरी में एसबीआई लार्ज ब्लू चिप फंड सोनी जो मैनेज करती है 45,000 करोड़ का फंड है, वो मेरा चॉइस होगा। क्योंकि लार्ज कैप में एक्स्ट्रा रिटर्न निफ्टी से ज्यादा बनाना या निफ्टी टॉप 100 से ज्यादा बनाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि लार्ज कैप इंडेक्स में 100 स्टॉक्स होते हैं। बट फिर भी मेरा ये मानना है एक साल की अल्फा आनी चाहिए उनके बेंचमार्क के टियर 1 बेंचमार्क के अगेंस्ट, और अगले 3 साल के लिए भी वो बेंचमार्क को बीट करने की क्षमता रखते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द लार्ज कैप कैटेगरी आफ्टर कॉस्ट। तो आई थिंक वो होगा मेरा पहला चॉइस लार्ज कैप में। अगर नीरज जी आप कहें तो जी। मैं आगे दो नहीं अभी रुकिए, आप एसबीआई कह रहे हैं, एसबीआई ब्लू चिप लार्ज कैप फंड है, इस पे पैसे लगाने हैं। और क्या फिरोज ये समझना ठीक है कि इस समय लार्ज कैप की तरफ थोड़ा लोगों का रुझान बढ़ा है? अभी पिछले 10-15 दिन में ना बड़े बड़े टॉप स्टॉक्स में बड़ी रैली हो रही है, तो लार्ज कैप में ये वाले ट्रेंड बदल रहा है क्या? मेरे हिसाब से नीरज जी देखिए वो एक थोड़ी सी वो म्यूचुअल फंड की स्ट्रेस टेस्ट के बाद थोड़ा सा स्मॉल कैप मिड कैप में पैनिक आया था। बट आई थिंक क्योंकि वो पैनिक नहीं था, वो तो ज्यादा ज्यादा डिक्लेरेशन थी, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी थी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, उससे रिकवर कर चुके हैं ब्रॉडर मार्केट। मेरा ये मानना है कि अगले फाइनेंशियल ईयर भी ब्रॉडर मार्केट निफ्टी को बीट कर सकते हैं, और वो ट्रेंड वापस दिख रहा है। अगर आप लास्ट 5 डेज की स्मॉल कैप की इनफ्लोज देखें तो वापस पॉजिटिव टर्न हो गई हैं। हमारा ये ग्राउंड एक टीम है जो एनालाइज करती है डेली कितना पैसा आया स्मॉल कैप में, और वो कहती है कि स्मॉल कैप के इनफ्लोज पॉजिटिव हो गए, तो अगले एक साल भी ब्रॉडर मार्केट निफ्टी को बीट करने की क्षमता रखती है। बट फिर भी लार्ज कैप एक फाउंडेशन है, एक बुनियाद है पोर्टफोलियो की, लार्ज कैप तो जरूर होना चाहिए पोर्टफोलियो में, इसीलिए एसबीआई लार्ज। बिल्कुल लार्ज कैप होना चाहिए। और छोटू वाले हमारे जो इंडेक्स है ना, उन्होंने फिर एक हफ्ते में बीट कर दिया है निफ्टी को, मान नहीं रहे। खैर वो भी लेके आएंगे, उसमें भी कुछ बताएंगे। आपका पहला फंड कौन सा होगा? देखिए बिल्कुल लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। हाँ। लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि बड़ा मुश्किल है कि एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड बेंचमार्क को बीट कर पाए, तो ऐसे में मेरी चॉइस है पैसिव। ओके। और पैसिव में वैसे तो हमारे पास निफ्टी 50 निफ्टी 100 फंड्स होते ही हैं जो कि ब्रॉडर मार्केट बेस्ड है। उसके अलावा फैक्टर इन्वेस्टिंग है जहां पर किसी फैक्टर के बेस पे इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी लो वॉल 30 फंड, ओके। तो ये क्या बेसिकली जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं, निफ्टी 100 स्टॉक्स हैं बेसिकली, अब उन्हीं में से स्टॉक सेलेक्ट हैं, लेकिन ये लो वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स हैं, तो उतार चढ़ाव की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो हम लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप में पैसिव फंड, और उसमें मैंने बोला कि ऐसा फंड जो कि एक फैक्टर इन्वेस्टिंग बेस्ड है, तो शायद मेरे हिसाब से ये अच्छी चॉइस हो सकती है। ओके। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी अल्फा लो 30, ये वाला फंड पंकज जी सुझा रहे हैं कि आपको लार्ज कैप के थ्रू जाना है तो थोड़ा सा टिल्ट करके आप इस फंड की तरफ जा सकते हैं। दूसरा फंड फिरोज सर, दूसरा थोड़ा सा मिड कैप टाइप का कोई फ्लेवर है क्या? स्मॉल कैप का है नीरज जी। अरे तो यही तो सबसे कमाल का कर रहा है आजकल। बताइए स्मॉल कैप बताइए। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है वो मेरे हिसाब से अच्छी चॉइस है, क्योंकि वो फंड की साइज छोटी है। स्मॉल कैप में छोटी साइज के फंड अच्छा करने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि 250 स्टॉक भले ही हैं बेंचमार्क में, बट उसमें फ्री फ्लोट बड़ी कम होती है। आप देखें अगर आप टॉप 50 स्मॉल कैप इंडेक्स के 250 में से 50 भी देखें तो फ्री फ्लोट उनकी 3-4-5 हजार करोड़ 7,000 करोड़ की होती है पूरी कंपनी की। तो उसमें से घुसना और निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ताहिर बादशाह जो सीआईओ हैं वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं, वो एक कारण है। दूसरा उनकी साइज छोटी है,
तीसरा, उनकी स्टॉक पिकिंग कैपेबिलिटी सेक्टर पिकिंग से ज्यादा अच्छी है, और स्टॉक पिकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्मॉल कैप में। भले ही सेक्टर आप बेस्ट ना पकड़ें, बट अच्छा स्टॉक गलत सेक्टर में पकड़ते हैं तो फिर भी पैसा बन जाता है। तो आई थिंक इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड विल बी द तो चॉइस। फिरोज, क्या ये वाला साल भी, जैसे हम लोग शुरू में भी आपने कहा कि इस बार आपको ब्रॉडर मार्केट तो बीट करता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो हम लोग एक हफ्ते से ही देख रहे हैं कि वो फिर से वही कार्यक्रम शुरू हो गया है, लेकिन स्टॉक पिकिंग बहुत ज़रूरी होगी और उसमें फिर फंड मैनेजर की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो क्या ये इन्वेस्को वाले में फंड मैनेजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे पंकज जी ने कहा, जैसे आप लार्ज कैप में जाते हैं वहां रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने कंप्यूटर को रूल बता दिया, वो रूल कर रहा है। बट स्मॉल कैप में जो है कि बहुत सारे अलग बिजनेसेस होते हैं, उनकी कैश फ्लोज अलग होती हैं, उनकी वैल्यूएशंस, पी रेशियोज कितने अलग होते हैं, डाइवर्जेंस यूनिवर्स है। उसी समय में एक इंडेक्स का स्टॉक है जो आधा हो गया, उसी 6 महीने में दूसरा इंडेक्स का स्टॉक 4 गुना हो गया। तो डाइवर्जेंस जहां भी ज्यादा है वहां रिस्क मैनेजमेंट की भी जरूरत है, और फंड मैनेजमेंट की, ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। तो आपने बेशक सही कहा नीरज जी, हमारा भी यही मानना है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर की जो अहमियत है वो लार्ज कैप कैटेगरी से एटलीस्ट 5 गुना ज्यादा। फंड मैनेजर पे फोकस रहेगा अगर स्मॉल कैप में आप लगा रहे हैं, और उसके लिए आपको बताया गया इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, ताहिर बादशाह उसको मैनेज करते हैं। पंकज जी, दूसरा फंड आपका? बिल्कुल, देखिए स्मॉल कैप की बात की फिरोज ने, मैं कहूँगा कि इस वक्त अगर आप नया पोर्टफोलियो बना रहे हैं, फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए आप, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हालांकि लार्ज एलोकेशन तो लार्ज कैप में ही रहता है, बट फिर भी वहाँ स्कोप है कि स्मॉल कैप मिड कैप को ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक पुराना फंड है परागपारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और हालांकि फंड का साइज बहुत बड़ा हो गया है, बट फिर भी एक वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट है और कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस में, और एक खासियत यह है कि इसमें थोड़ा एलोकेशन इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी है। तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का। तो मेरे हिसाब से ये परागपारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है ये कंसिडर किया जा सकता है। तो ये जो जनरली जो फ्लेक्सी कैप होते हैं, इसमें लार्ज कैप का तो हिस्सा होता ही है, कितना पैसा किस लिमिट तक ये जा सकते हैं कि ये स्मॉल और उसमें डाल दें? नहीं, देखिए ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल के हिसाब से तो 65% एलोकेशन आपका होना चाहिए इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है। अब मिनिमम, हाँ, आप मान लीजिए अपने 65 की जगह 70, 80, 90 जो भी करेंगे, क्योंकि इक्विटी फंड है तो आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तो इक्विटी में होना है 90-95%। अब ये है कि उसमें लार्ज कैप कितना है, मिड कैप कितना है, स्मॉल कैप फंड मैनेजर खुद तय कर सकते हैं। कोई इसके अंदर ऐसा मैंडेट नहीं है कि कितना बाइफर्केशन होना है। बट क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड निफ्टी 500 को बेंचमार्क करते हैं, और निफ्टी 500 के अंदर आप देखेंगे तो लार्ज कैप का एलोकेशन ज्यादा है। तो किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर कहने में अच्छा लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, आप किसी वक्त पर यदि स्मॉल कैप बेटर परफॉर्म कर रहा है तो आपका एलोकेशन ज्यादा होगा, बट उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। आपका मेजर एलोकेशन यहाँ पर लार्ज कैप में ही रहेगा, थोड़ा मिड कैप में, थोड़ा स्मॉल कैप में हो सकता है। तो किसी भी वक्त पर मेरी उम्मीद यह है कि अगर कोई भी फंड देखें तो आपका 15-20% तक स्मॉल कैप हो सकता है, उतना ही मिड कैप हो सकता है, पर मेजर एलोकेशन आपका जो है तो वो मान लार्ज लीजिए कैप में 100 रुपए उसमें लगे हैं और 90 रुपए इक्विटीज में लगे हैं, तो उसमें से 100 भी 90 हो का सकते हैं, हम 100 ऐसा भी मान नहीं- लीजिए, चलो 100 ले लिया, तो उसमें से 30-35% मिड और स्मॉल कैप में होगा, हाँ, बाकी 65% बाकी 65% आपका लार्ज कैप में जाएगा। तो 65% इसमें होना दोनों चाहिए का तड़का majorly। मिलेगा कि हाँ। इधर भी उधर भी। बट किसी वक्त पे ऐसा हो सकता है स्मॉल कैप बिल्कुल भी ना हो या बहुत ही कम हो। बहुत सारे फंड में किसी में तो हो देखा, सकता है कि लार्ज कैप बिल्कुल ना, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ना निफ्टी 500 बेंचमार्क है, तो इसलिए वो रखना ही पड़ेगा। बेंचमार्क में, क्योंकि आपका एलोकेशन जो लार्ज कैप का ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि लार्ज कैप में एलोकेशन ज्यादा मिलेगा आपको। बट मैंने कहा कि किसी इन्वेस्टर को हम ये कहें कि आप लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट कीजिए और आप मिस कर दें स्मॉल कैप और मिड कैप को, तो इस फंड के जरिए उम्मीद की जा सकती है कि आपका एलोकेशन थोड़ा बहुत तो मिड कैप स्मॉल कैप में रहेगा। जनरली फ्लेक्सी कैप फंड में ये क्या ट्रेंड देखा गया है कि वो अल्फा जनरेट कर ले जाते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा देखा गया है कि अधिकतर फंड्स अल्फा जनरेट करते हैं। अगेन ये तो डिपेंड करता है कि कैसा फंड सिलेक्शन है, स्टॉक सिलेक्शन है फंड मैनेजर का। एक्टिवली मैनेज फंड्स में यही इंपॉर्टेंट है। मैं तो एक बात हमेशा बोलता हूं, अगर आपका फंड बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है तो कोई रीजन नहीं है कि आप उस फंड में इन्वेस्ट करें। अदरवाइज इतने सारे हमारे पास पैसिव फंड है हर कैटेगरी के, मतलब कि हमारे पास में ब्रॉडर मार्केट बेस्ड है, चाहे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सब कुछ है। फिर हमारे पास फैक्टर इन्वेस्टिंग है, मोमेंटम हो या वैल्यू है या लो अल्फा है, लो बीटा है, बहुत कुछ है। राइट। तो फिर इवन निफ्टी 500 है, निफ्टी 100 है, सब कुछ है, सेंसेक्स है, तो बहुत सारी चॉइसेस हैं।
अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड में आ रहे हैं तो आपके फंड ने बीट करना चाहिए नहीं, अरे बेंचमार्क की एक्टिवली में ही परफॉर्मेंस जाना को। चाहिए, पैसिव में क्यों जाएंगे? पैसिव वाला फंड तो मतलब जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं ETF में, बहुत पैसा लगाते हैं लोग, और ब्लैक रॉक का बहुत सारा पैसा, मतलब 2/3 पैसा मेरे ख्याल में उसी में लगा हुआ है। लेकिन एक्टिवली फंड में ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, क्योंकि तभी तो आपका टेस्ट होगा, रिस्क भी कम होगा सर। नहीं, फंड मैनेजर का टेस्ट। हाँ कि बिल्कुल। आप बैठ के तनख्वाह नहीं लेंगे, आप काम करिए, पैसे कमा के दीजिए। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, वापस आएंगे तो अभी एक एक फंड और दोनों लोगों से मुझे पूछना है, वो क्या होंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है योर मनी में, और आज हम आपको नए वित्त वर्ष में किन फंड्स में आपको पैसे लगाने हैं इसके बारे में दो बड़े विद्वानों से परिचित करा रहे हैं, और वो आपको बता रहे हैं कि आपको कहाँ। अब तक हमने 4 फंड के बारे में जानकारी हासिल की है। पंकज जी की पसंद में 2 फंड है, ICICI प्रू निफ्टी अल्फा 30, और दूसरा है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। फिरोज को 2 पसंद आ रहे हैं, SBI ब्लू चिप फंड और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। ये 4 फंड हम लोगों ने डिस्कस किए कि इनमें आप पैसे डाल सकते हैं। अभी एक एक फंड और पूछते हैं। बताइए फिरोज सर, तीसरा सबसे बढ़िया फंड जो धमाकेदार रिटर्न देगा? HDFC फ्लेक्सी कैप एक तीसरी चॉइस होगी। रोशी जैन फंड मैनेजर हैं, 50,000 करोड़ के एसेट्स हैं, और इनकी थोड़ी वैल्यू प्रिंसिपल हमेशा HDFC की रही है। कोई भी अगर आप उनकी वैल्यू पैरामीटर्स में उनके फंड को कोई भी पीयर ग्रुप से कंपेयर करेंगे तो एटलीस्ट 10% वैल्यूएशन की डिफरेंशियल आएगी। अगर 20 की पी रेशियो के दूसरे फंड हैं तो ये 18 पे होंगे। सो आई थिंक वैल्यू प्रिंसिपल इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बखूबी निभाया है। जाहिर सी बात है, इतनी अच्छी रैली के बाद वैल्यू अपॉर्चुनिटीज कम है, वैल्यू भी ग्रोथ की तरह दिखने लग गया आजकल। बट फिर भी आई वुड से दैट HDFC फ्लेक्सी कैप वुड बी माय थर्ड चॉइस। इसमें भी लार्ज कैप का झुकाव ज्यादा है, बट आई थिंक इनकी जो स्मॉल कैप की जो एक्सपीरियंस है ऑन द HDFC स्मॉल कैप साइड, चिराग सेतलवाड़, वो भी अपने पोर्टफोलियो से काफी सिमिलैरिटी है स्मॉल कैप का पोर्शन HDFC फ्लेक्सी कैप का और HDFC स्मॉल कैप का। तो मेरा ये मानना है कि स्मॉल कैप का जो एक्सपोजर HDFC फ्लेक्सी कैप के थ्रू मिलेगा वो काफी ऑप्टिमल एक्सपोजर मिलेगा। सो आई थिंक दैट विल बी द थर्ड फंड नीडेड। ओके, HDFC फ्लेक्सी कैप। फिरोज सर, एक चीज़ और समझनी है आपसे, जब आप और पंकज जी सब लोग बहुत इंटरेक्शन करते होंगे फंड मैनेजर से, फंड के बारे में और तरह तरह के लोगों से, फंड मैनेजर की एक वो क्या बड़ी खूबी है जो आप देखना चाहते हैं कि उसका माइंड रीडिंग करते हैं कि अच्छा ये आदमी ये फंड मैनेज कर रहा है, तो उसका क्या बेंड होता है जिसको आप लाइक करते हैं, फिर आप फंड चुनते हैं? 2 चीजें देखते हैं ऑन फंड मैनेजर लेवल। एक तो हम उनके जो लास्ट 100 निर्णय उन्होंने जो लिए हैं वो निर्णयों को इवैल्यूएट करते हैं। अगर उनके निर्णय ज्यादातर गलत गए हैं बट थोड़े से निर्णय सही गए, बट इतने सही चले गए कि उनकी फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है बट द नंबर ऑफ डिसीजंस आर मोर रॉन्ग देन राइट, तो उनसे हम दूर रहते हैं। तो हम मैथमेटिकली ये फाइंड आउट करने चाहते हैं कि उनके जो निर्णय हैं वो ज्यादा सही जाते हैं या ज्यादा गलत जाते हैं। सेकंड, हम उनकी वो बायसेस देखते हैं कि इनकी कोई बायसेस हैं या दिल से नहीं, दिमाग से ही मैनेज कर रहे हैं पैसा। काफी बार फंड मैनेजर बनने से पहले वो एक इंसान है। इंसान के पास दिल भी है, दिमाग भी है। दिल आपको बहुत सारी चीजें जो मैथमेटिक्स से परे हैं वो करवाता है, तो वो उसको कहते हैं बायसेस, इन्वेस्टिंग बिहेवियरल बायसेस। वो कितने हैं उसको इवैल्यूएट करने के पास हमारे पास टूल्स हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं। ये 2 फंड मैनेजर लेवल पे इवैल्यूएशन जनरली होती है। जब तक कि हमारा मॉडल पोर्टफोलियो में अगर उनको शामिल करना है तो ये 2 टेस्ट पास करने जरूर होते हैं। तो फंड के परफॉर्मेंस के साथ साथ फंड मैनेजर का भी परफॉर्मेंस देखना है। एक बात आपने कही कि जैसे 100 डिसीजन उसने लिए तो उसमें से कितने सही है कितने गलत है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रादर कि 5 अल्ट्रा सही हो गए और उसमें तूफान आ गया एकदम, लेकिन 95 गलत है, वो फेल हो जाएगा, राइट? करेक्ट नीरज जी, ये मेरी सीख थी 2008-2009 में। एक फंड बहुत अच्छा चल रहा था हाँ, जिसको मैं रेकमेंड नहीं कर रहा था, तो बहुत प्रेशर आ रहा था यार इतना अच्छा फंड को रेकमेंड क्यों नहीं करें। इसी आधार पे, क्योंकि उनके सिर्फ 3 सही निर्णय आउट ऑफ 10, 7 गलत थे बट वो 3 इतने सही चले गए थे। बट जब वो 3 सही जो उल्टी पड़ी चाल, तो वो फंड की NAV समझो 10 रुपए थी, वो आके 3 रुपए पे अटक गई थी। और शुक्र है कि वो ये जो फिल्टर था उसने हमें थोड़ा बचाया था। हमेशा नहीं, बट आई थिंक ये काफी बार आपको एक सेफ्टी देता है कितने डिसीजन सही गए। नहीं फिरोज जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जनरल सीख है लोगों के लिए कि आपके नंबर ऑफ डिसीजंस कितने सही होते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रादर कि एक ही डिसीजन आपके पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक है या 10 स्टॉक है, उसमें से एक 10 गुना हो गया लेकिन 9 इधर बुरी तरह से गलत पड़े हैं तो आपका जीरो सम गेम हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ डिसीजंस राइट होना सही है,
रादर कि एक सही हो गया उसी पे आप खुशी से झूम जाएं। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ आपने मुझे बताई कि फंड मैनेजर की क्या क्वालिटी आप लोग देखते हैं। तो आपका तीसरा फंड कौन सा है? देखिए अगर आप पोर्टफोलियो में चाहते हैं डाइवर्सिफिकेशन एसेट एलोकेशन, तो ऐसे में एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आप ऐड कर सकते हैं। अगेन देखिए हम क्योंकि अब सिर्फ 3+3 6 फंड की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब फंड सबके लिए सूटेबल होंगे, बट ऐसा पोर्टफोलियो जहां पे आप चाहते हैं कि एसेट एलोकेशन हो, तो फिर व्हाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड मेरे हिसाब से एक बेहतरीन फंड है। हालांकि नया फंड है, लेकिन इसका पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो इसका एलोकेशन इक्विटी, डेट, कमोडिटीज और रियल एस्टेट सब में है, तो आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, क्योंकि कैटेगरी जो है टैक्स एफिशिएंट हो सकती है, स्पेशली यदि मैं इस फंड की बात करूं तो अभी आपको मालूम है 3 कैटेगरी हो गई हैं टैक्स के हिसाब से, कि जहां पर 65% से अधिक इक्विटी है तो इक्विटी कैटेगरी हो गई, और एक जहां पर डेट कैटेगरी की जो इक्विटी हो 35% से कम है। बट 35% से अधिक और 65 से कम है यदि इक्विटी एलोकेशन, तो वहां पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। तो यहाँ पर इस फंड की बात करूं, अगर मैं व्हाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, तो यहाँ पर आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा, तो टैक्स एफिशिएंट हो जाता है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो पोर्टफोलियो में चाहते हैं कि उनके पास गोल्ड, डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट सब कुछ हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताइए, जैसे एसेट एलोकेशन में आपने डेट भी डाल दिया, कमोडिटी भी डाल दी और इक्विटी भी डाल दी, 3 मेजर हो गए। बिल्कुल। अब तीनों एसेट क्लास तो एक साथ चलेंगे नहीं, बिल्कुल कोई एक तो नीचे जाएगा, तो इससे रिटर्न पे कितना फर्क पड़ता है? बिल्कुल। देखिए इसे हम कहते हैं कोरिलेशन, कि 2 या 3 एसेट के बीच में किस तरह का कोरिलेशन है, और कोरिलेशन नेगेटिव हो तो ये बेटर है, क्योंकि एक चलेगा, दोनों चलेंगे तो दोनों चलेंगे, नहीं तो दोनों गिरेंगे, तो अच्छा नहीं है। तो थोड़ा नेगेटिव कोरिलेशन हो दोनों के बीच में, लो कोरिलेशन हो। नेगेटिव मतलब ये नहीं कि दोनों एक प्लस एक माइनस ऐसा तो फिर फायदा नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन हाँ लो कोरिलेशन हो दोनों के बीच में, तो ये अच्छा रहेगा। तो उससे क्या होगा, किसी वक्त पर कोई चीज नहीं चल रही है तो दूसरी चलेगी, तो ये चीज फायदा करती है आपको। रिटर्न्स के हिसाब से बात करें तो डेफिनेटली जो रिटर्न्स आप इक्विटी से एक्सपेक्ट करेंगे वैसा आप एक हाइब्रिड फंड से नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिस्क भी मैनेज हो रहा है आपका। तो हर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अधिक रिस्क लेना पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज मैंने कहा अगर किसी को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो स्मॉल कैप बेटर है लार्ज कैप से, बट इसका मतलब ये नहीं हर इन्वेस्टर स्मॉल कैप में करेगा। जब मार्केट गिरता है तो कई लोग फिर निकल के चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड खराब है। तो इसके लिए यदि आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी रहे और साथ में रिटर्न्स भी मिले, तो ऐसे लोगों के लिए ये फंड मेरे हिसाब से बेहतरीन फंड है। और इसमें एज ब्रैकेट भी बहुत मैटर करती है कि आप किस उम्र के पड़ाव पे हैं, तो वो वाले फंड आप एज भी करती है और टाइम भी करता है। अगर आपको मान लीजिए 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है ना, 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे में स्मॉल कैप तो बिल्कुल नहीं करेंगे आप, लार्ज कैप भी आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं। तो 3-4 साल 5 साल के लिए मेरे हिसाब से ये फंड 5 साल तक के लिए बहुत अच्छा है। आप 5-7-6 साल के लिए करना चाहते हैं तो लार्ज कैप अच्छा है, 10 साल 15 साल कर रहे हैं तो स्मॉल कैप मिड कैप डेफिनेटली होना चाहिए। तो एज और कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, ये महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिए, कई सारे ना आर्थिक पैमाने कई बार बदल जाते हैं। इस समय गोल्ड भी खूब दबा के चल रहा है और इक्विटी भी चल रही है, तो ये भी कई बार होता है कि 2 एसेट क्लास एक साथ चल रहे हैं जबकि दोनों में उल्टा रिश्ता होना चाहिए, लेकिन चल रहे हैं, समय है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो उसके समय ये फंड और बढ़िया रिटर्न देगा। चलो दोनों चल रहे हैं यहाँ पे। तो खैर 6 फंड हमने डिस्कस किए। पंकज जी के 3 फंड है, ICICI प्रू निफ्टी अल्फा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन। फिरोज जी के 3 है, SBI ब्लू चिप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप। ये 6 फंड है जहाँ पे आप चाहे 6 में, चाहे 4 में, चाहे 3 में, जो आपको अच्छा लगे अपनी उम्र अपने समय के हिसाब से आप इनमें निवेश कर सकते हैं। नए वित्त वर्ष की शुरुआत करिए और निवेश जरूर करिए, आदत डालिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन जब तक आप छोटे छोटे निवेश नहीं करेंगे तब तक बनेगी नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये शो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा और नए वित्त वर्ष में आप अच्छा पैसा वेल्थ बना सकते हैं। आप दोनों मेहमानों को सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सबको नए वित्त वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।